हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का। मैं उमाकांत आनंद। आज का जो मेरा वीडियो लेक्चर है, इसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में। इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, लॉ ऑफ सप्लाई। इससे पहले हमने कंसेप्ट ऑफ सप्लाई का एक लेक्चर अपलोड किया है, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि सप्लाई क्या होती है, उसके डिटर्मिनेंट क्या होते हैं, सप्लाई किस तरीके से चेंज होती है, सप्लाई स्टॉक के बीच में क्या अंतर है। तो ये चीज़ जो है हमने इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर प्रोवाइड की है। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप उस चीज़ को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो ये लेक्चर हेल्पफुल होने वाला है यूजीसी नेट कॉमर्स और मैनेजमेंट स्टूडेंट के लिए, साथ ही साथ बीकॉम, बीबीए, एमकॉम, एमबीए के स्टूडेंट भी इसे देख सकते हैं। सीएमए, सीएस और सीए के स्टूडेंट के लिए भी हेल्पफुल होगा, साथ ही साथ सीबीएसई, आईसी के बोर्ड स्टूडेंट के लिए भी हेल्पफुल होने वाला है ये लेक्चर। तो इस लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में आपको बता दूं। मेरा नाम उमाकांत आनंद है। मैं जेआरएफ क्वालिफाई हूं कॉमर्स सब्जेक्ट में। लखनऊ विश्वविद्यालय का मैं शोध छात्र हूं। एमकॉम एमबीए किया है मैंने और 5 वर्षों से मैं हायर एजुकेशन में हूं, जिसमें मैंने नेट जेआरएफ के अलावा सीएमए, यूजीपीजी और बोर्ड्स के स्टूडेंट को ट्रेन किया है। तो अब बात करेंगे आज के इस लेक्चर की, और सबसे पहले हम देखेंगे कि लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है। जैसा कि आप लोग लॉ ऑफ सप्लाई जानने से पहले, चूंकि सप्लाई का कंसेप्ट एक बार आप बारीकी से पढ़ चुके हैं, तो आपके लिए काफ़ी हद तक ये समझ आसान हो गई होगी कि सप्लाई एक्चुअली में क्या होता है। सप्लाई के अंदर आपने ये जाना कि किसी भी प्रोडक्शन का एक सर्टेन क्वांटिटी ऑफ गुड्स, जो कि एक सेलर एक सर्टेन टाइम पीरियड पर एक सर्टेन रेट पर सेल बेचने की इच्छा प्रकट करता है, तो उसे हम बोलते थे सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है? लॉ ऑफ सप्लाई रिफ्लेक्ट द जनरल टेंडेंसी ऑफ सेलर इन ऑफरिंग देयर स्टॉक ऑफ अ कमोडिटी फॉर सेल। यानी लॉ ऑफ सप्लाई इस बात के बारे में आपको अवगत कराएगा कि एक जो सेलर है उसका एक जनरल फिनोमिना, उसकी जो जनरल एक्टिविटी है वो क्या होती है, कि किस तरीके से प्राइस में चेंजेस होने की वजह से एक सेलर अपनी क्वांटिटी ऑफ स्टॉक को किस तरीके से मार्केट में सेल करने की इच्छा प्रकट करता है। यानी एक सेलर जिसके पास एक स्टॉक लगा हुआ है, वो उसे सेल मार्केट में करने के लिए जो क्वांटिटी भेजता है वो किस तरीके से इंक्रीज डिक्रीज करता है ड्यू टू चेंजेस इन प्राइस वेरिएशन। जैसे जैसे प्राइस वेरी करते हैं उस तरीके से अपनी क्वांटिटी को चेंज करता है। तो इस फैक्ट के बारे में इस लॉ ऑफ सप्लाई के अंदर डिस्कशन किया जाएगा। यानी अदर थिंग्स रिमेनिंग द अनचेंज, द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी राइजेज, एक्सपेंड देयर राइजेज इन प्राइस एंड फॉल। यानी आप बहुत साफ भाषा में समझें, बहुत ईजी लैंग्वेज में आप समझें तो अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, यानी कि अन्य बातों के समान रहने पर अगर किसी प्रोडक्ट के प्राइस में इंक्रीज हो जाए, यानी अगर किसी प्रोडक्ट के प्राइस में इंक्रीज हो जाए तो उस प्रोडक्ट की जो सप्लाई है, उस प्रोडक्ट की हम सप्लाई को क्या करते हैं, प्राइस में इंक्रीज हुआ तो सप्लाई भी उसकी इंक्रीज कर दी जाती है, और अगर उसका प्राइस डिक्रीज हो जाए तो उसकी सप्लाई को डिक्रीज कर दिया जाता है। तो ये जो जनरल फिनोमिना है, इसी को बोलते हैं हम लोग लॉ ऑफ सप्लाई। यानी इन अदर वर्ड्स, it can be said that higher the price, higher the supply, lower the price, lower the supply। यानी बहुत सिंपल लैंग्वेज में कहें तो सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस घटेगा तो सप्लाई घटेगा। इसी को बोलते हैं हम लोग लॉ ऑफ सप्लाई। अब इस लॉ ऑफ सप्लाई को समझने के लिए एक शेड्यूल के थ्रू आप इसे बहुत आसानी से समझ सकते हैं, टेबल के थ्रू। देखा जाए तो यहाँ पर किसी प्रोडक्ट के, यानी कि एक फाउंटेन पेन है जिसके बारे में यहाँ पर दिखाया गया है कि इसके जो रेट है 10, 20, 30, 40, यानी कि इसके 3 रेट, यहाँ 4 रेट दिखाए गए हैं कि पहले 10 रुपये का रेट था, फिर 20, फिर 30, फिर 40। तो जब 10 रुपये का रेट था तो उसकी जो क्वांटिटी थी सप्लाई की वो कितनी थी, 3 जीरो यहाँ पे लगे हैं, इसका मतलब है कि 10,000 क्वांटिटी इसकी सप्लाई होती थी। 20 जब रेट हो गया तो इसकी कितनी हो गई, 13,000 क्वांटिटी। 30 रेट हो गया तो 20,000 क्वांटिटी, और 40 रेट हो गया तो 25,000 क्वांटिटी सप्लाई होना स्टार्ट हो गया। यानी आप ये समझ पा रहे हैं कि इसका प्राइस जो है वो लगातार बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ने से इसकी सप्लाई भी लगातार बढ़ रही है। तो इसी को हम बोलेंगे लॉ ऑफ सप्लाई। अब अगर इसी को आप कर्व के थ्रू देखें तो इसका कर्व कुछ इस तरीके से बनेगा। ये सेम जो हम लोग यहाँ पे शेड्यूल लिया है, उसी शेड्यूल का हम यहाँ पे कर्व आपको रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो इसमें देखें तो ये इसका जो क्वांटिटी है और ये इसकी प्राइस है। प्राइस जैसा कि वहाँ पे आपने देखा था कि 10, 20, 30 और 40, यानी 4 प्राइजेस दिखाए गए थे। और क्वांटिटी इसकी जो थी, अब चूंकि क्वांटिटी तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 10, 13, 20, 25 है, लेकिन हम कर्व में 10, 13, 25 नहीं बनाएंगे। कर्व एक सिस्टमैटिक तरीके से ही बनता है। तो यहाँ पे हमने जो गैप लिया है वो 5-5 का लिया है, यानी कि 10, 15, 20, 25, 30। तो कुल आप उसी तरीके से समझ सकते हैं कि 10 पे उसकी जो क्वांटिटी थी वो 10 थी, तो एक लाइन आपको इधर से ड्रॉ करनी है और एक इधर से, एक दूसरे को ये एक पॉइंट पे कट करेंगे। ठीक, ऐसे ही करके आपको बढ़ाना है इसको, यानी कि 20 पे 13, तो उसी तरीके से आपकी जो ये 20 था, ये 20 रहा होगा आपका,
ये कुछ इस तरीके से, और 13 इसके बीच में ऐसे रहा होगा। ऐसे ऐसे करके आप कर्व को सेट करेंगे तो कर्व हमेशा इस शेप में जाएगी, यानी ध्यान रखना है कि सप्लाई कर्व इस शेप में ही जाती है, कभी भी ये इस शेप में नहीं बन सकती। सप्लाई कर्व हमेशा आपका जो शेप इसका बन के तैयार होगा वो कुछ इसी तरीके का बन के तैयार होगा। अब हम बात करने वाले हैं इसकी कुछ अजम्पशंस होती हैं भाई। लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई ये तो बताता है कि प्राइस घटने से सप्लाई घटेगी, प्राइस बढ़ने से सप्लाई बढ़ेगी, लेकिन कुछ अजम्पशंस हैं, इसकी कुछ शर्तें हैं, कुछ कंडीशंस हैं, अगर वो फुलफिल होगी तभी ये चीज़ बिल्कुल प्रॉपर काम करेगी। तो पहली कंडीशन है नो चेंजेस इन इनकम, यानी इनकम में कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए परचेज़र या सेलर के, दोनों की बात की जा रही है। यानी ना ही तो परचेज़र की यानी बायर की कोई इनकम घटे बढ़े और ना ही सेलर की कोई इनकम घटे बढ़े, तभी ऐसा पॉसिबल होगा। अब जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि प्राइस जो है प्रोडक्ट का बढ़ गया, प्राइस बढ़ गया और सेलर के इनकम के सोर्सेस बढ़ जाएं, तो उस केस में वो प्रोडक्शन ज़्यादा करेगा और सप्लाई को ज़्यादा तो करेगा। लेकिन अगर प्राइस घट जाए तो उस केस में अगर प्रोड्यूसर बहुत मजबूत है, जिसके पास पैसों की कमी नहीं है, तो उस केस में वो सप्लाई कम नहीं करेगा। इसलिए ज़रूरी है कि प्राइस दोनों केसेस में, चाहे वो सेलर की बात हो चाहे बायर की, वो चेंज नहीं होना चाहिए। नो चेंजेस इन टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन करने की जो टेक्निक है, जिस तरीके से प्रोडक्शन किया जाता है, उस टेक्निक पे भी कोई परिवर्तन ना हो, उसमें कोई चेंजेस ना हो। एक बहुत अच्छी टेक्निक अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो वैसी ही टेक्निक यूज़ करें। अगर वो इम्प्रूव या वो ख़राब होगी तो उस केस में प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट पड़ेगा, तो सप्लाई चेंज हो जाएगी ऑटोमेटिक। तो इसलिए ज़रूरी है कि टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन में कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। नेक्स्ट अगर आप देखें तो देयर शुड बी नो चेंजेस इन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। देखिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी चेंज नहीं होनी चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का ये रोल होता है कि वो एक गुड्स को एक पार्टिकुलर प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाने में हेल्प करता है, मीन्स की सप्लाई में उसकी कॉस्ट ऐड होती है। तो एक नॉर्मल कॉस्ट ऐड होती है, लेकिन अगर मान लीजिए कि उसकी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ जाए तो उससे सप्लाई की कॉस्ट बढ़ जाएगी, जो कि कस्टमर्स के लिए महंगी होगी, तो उस केस में भी दिक्कत हो सकती है। इसलिए सप्लाई में के केस में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट चेंज नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बी अनचेंज्ड। इस चीज़ को हम लोगों ने पहले भी पढ़ा कि अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटता बढ़ता है तो सप्लाई घटती बढ़ती है, तो इसलिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अनचेंज रहना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अगर आप देखें देयर शुड बी फिक्स्ड स्केल ऑफ प्रोडक्शन, यानी आपका जो स्केल ऑफ प्रोडक्शन है, मीन्स की जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन है आपका, जिस लेवल पे आप काम कर रहे हैं वो उतना ही रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है जो कि 1000 क्वांटिटी प्रोड्यूस करती है, तो ये उसका क्या है, एक स्केलिंग है, इतने स्केल पे वो काम कर रही है, इसकी इतनी क्षमता पे काम कर रही है, तो ये इंक्रीज डिक्रीज नहीं होनी चाहिए, ये फिक्स होनी चाहिए, तभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है। उसके रीज़न ये है कि जब कोई कंपनी इस लेवल से ज़्यादा प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देती है तो उस केस में उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है, तो फिर उस केस में वो ज़्यादा सप्लाई कर सकती है। इसीलिए ज़रूरी है कि उसकी स्केल बिल्कुल बराबर रहनी चाहिए। द प्राइस ऑफ अदर गुड्स शुड रिमेन द सेम, यानी कि जो अदर गुड्स हैं उनके भी प्राइस सेम होने चाहिए, क्योंकि अगर अदर गुड्स के प्राइस चेंज हो जाएंगे तो उसका इस गुड्स पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि हम अगर पेप्सी और कोक की बात करें, तो पेप्सी और कोक दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं, तो अगर पेप्सी का प्राइस बढ़ेगा, अगर पेप्सी का प्राइस बढ़ेगा तो सप्लायर क्या करेगा कि इसकी क्वांटिटी को ज़्यादा बेचना स्टार्ट करेगा, लेकिन इसकी क्वांटिटी को वो फिर कम कर देगा। तो इसका मतलब है कि इसकी वजह से अगले की सप्लाई जो है वो कम पड़ जा रही है। तो यानी कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स या प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स भी चेंज नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट देखा जाए देयर शुड नॉट बी चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो चाहे आपके टैक्सेशन की पॉलिसी हो, चाहे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी हो, चाहे ट्रेड पॉलिसी हो, चाहे इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो, वो सारी पॉलिसी सेम रहनी चाहिए। इन पॉलिसीज से भी प्राइस पे इम्पैक्ट पड़ता है, उसकी कॉस्ट पे इम्पैक्ट पड़ता है, तो इनको भी चेंज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें तो इसके कुछ एक्सेप्शन हैं, इन पर भी सवाल पूछे जाते हैं कभी कभी, तो इसके एक्सेप्शन कुछ देख ले। तो पहला एक्सेप्शन है कि एक्सेप्शन अबाउट द फ्यूचर प्राइजेस। एक्सेप्शन काफ़ी लोग नहीं जो समझ पा रहे हैं तो वो समझ लें। एक्सेप्शन का मतलब है कुछ ऐसे हालात, कुछ ऐसी सिचुएशंस जहाँ पे प्राइस तो बढ़ घट रहा है, यानी कि प्राइस के घटने बढ़ने से नहीं, उसकी सप्लाई ऑटोमेटिक चेंज हो रही है, या कह सकते हैं कि प्राइस के अपोजिट काम करेगी। रूल के अकॉर्डिंग तो प्राइस बढ़ने पर सप्लाई बढ़नी चाहिए, यहाँ पे क्या होगा, प्राइस घटने पर भी सप्लाई बढ़ जाएगी। जैसे कि एग्जांपल के लिए कि मान लीजिए एक्सेप्शन हो फ्यूचर प्राइसेस के बारे में, आपको ये पता चल जाए कि आने वाले वक्त में प्राइस जो है बहुत कम होने वाला है,
किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस फ्यूचर में कम होने वाला है, तो एज पर रूल आपको सप्लाई क्या करनी चाहिए, कम करनी चाहिए। बट अगर ऐसी जानकारी कहीं आपको मिल जाए कि नहीं भाई इस प्रोडक्ट का प्राइस आने वाले 15 दिन के बाद कम हो जाएगा, तो आप आज ही सप्लाई बढ़ा देंगे ताकि जल्दी स्टॉक आप खाली कर लें। इसलिए भी ज़रूरी है कि आपको एक्सेप्शन पता होने चाहिए। नेक्स्ट बात करें तो सप्लाई ऑफ लेबर। सप्लाई ऑफ लेबर क्या बताता है? सप्लाई ऑफ लेबर यहाँ पर ये बताता है कि जो लेबर की सप्लाई है वो भी आपकी काफ़ी हद तक इम्पैक्ट डालती है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखें कि लेबर जो है आपको बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, लेबर के रेट जो हैं बहुत कम हो गए हैं, और या यूँ कह सकते हैं कि लेबर के रेट जो है बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो उस केस में क्या होगी कि आपकी सप्लाई भी कम पड़ जाएगी, क्योंकि जब लेबर का रेट ज़्यादा हो जाएगा तो आपकी कॉस्ट बढ़ने लगेगी, तो आप सप्लाई को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखें रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेविंग पोजीशंस। देखिए अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी जो ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए जो हम लोन लेते हैं बैंक से, अगर उसका रेट बढ़ जाए या हमारी जो सेविंग है, सेविंग का जो रेट हमें मिलता है वो चेंज हो जाए, तो उससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं एक मार्केट के अंदर एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी कि जो लोगों की इनकम है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं से जो हमारी सप्लाई है उस पर भी इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ जाएगा। तो ये कुछ ऐसे एक्सेप्शन थे जो आई थिंक आपको समझ आए होंगे। तो इस लेक्चर के अंदर आज हम लोगों ने बात करी लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में, उसके अजम्पशन के बारे में, उसके एक्सेप्शन के बारे में। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगा उसे लाइक शेयर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें, ताकि जो भी हमारे अपकमिंग वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें। बेस कीमती समय दिया आपने लेक्चर को देखने के लिए, सो आपका सादर आभार। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।